नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाऊंगा। अगर मैं बात करूं तो ये बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। अगर आप बीए सेकेंड ईयर में जियोग्राफी सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो आपका एक पेपर भारत का भूगोल होता है। उसके अलावा अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, किसी भी, तो भी आपको भारत का भूगोल पढ़ना ही पड़ता है। चीज़ें एक ही हैं, तो आप इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। एक तो आप बीए की दृष्टिकोण से पढ़ सकते हैं, अगर आप बीए कर रहे हैं ग्रेजुएशन। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। अब आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक होगा भारत का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर भारत क्या है, कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति, विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, इसके पड़ोसी देश। मतलब एक प्रकार से जो हमारा 2 वीडियो होगा ये केवल और केवल भारत का सामान्य परिचय पर होगा। मतलब पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ भारत के पड़ोसी देश और भारत के परिचय के बारे में बताऊंगा। तो पहला पार्ट आज हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। और मैप भी मैंने लगा दिया है, पीडीएफ नोट्स आपको सब मैं देने का प्रयास करूंगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और पसंद आए तो लास्ट में लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना है। भारत की भौतिक अवस्थिति चैप्टर 1 है हमारा, चैप्टर 1 अध्याय 1। भारत की भौतिक अवस्थिति, इंडियाज़ फिजिकल सेटिंग। भारत कहाँ पर स्थित है, लंबाई चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कितनी है, यही सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। अब यहाँ पर हम सामान्य परिचय की बात करते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा नामकरण पर ध्यान दे लेते हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा और कब पड़ा। देखिए, वर्तमान में हमारे देश का नाम क्या है, भारत। वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारे देश को 2 नामों से जाना जाता है, एक तो इंडिया और दूसरा भारत। हालांकि हिंदुस्तान भी इसमें प्रचलित है, ऐसा नहीं कि लोग हिंदुस्तान नहीं कहते, लेकिन हम अगर उत्पत्ति की बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में भारत और इंडिया बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। ये 2 नाम हैं वर्तमान में। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, यहाँ प्राचीन काल की बात हो गई। मतलब प्राचीन काल में जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, जब ये सारे देश एक में थे, बटे हुए नहीं थे, तो उसमें भारत एक विशाल महाद्वीप के समान लगता था। तो इसलिए अब महाद्वीप था नहीं, बट लगता था उसके जैसा, इसलिए इसको उपमहाद्वीप कह दिया गया। और उस उपमहाद्वीप का नाम क्या था, भारतवर्ष। यानी प्राचीन काल में जो भारतीय भूभाग है, इसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। अब प्राचीन काल के बाद आता है मध्यकाल, यानी मध्य युग। तो मध्य युग में हुआ क्या, जो विदेशी लुटेरे थे, तुर्किस्तान और ईरान से आए हुए थे, या फिर जो आप कह सकते हैं विद्वान या लेखक आए, उन्होंने भारत को क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। तो उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, मध्य युग में जब तुर्किस्तान से कुछ विदेशी लुटेरे या ईरानी लोग देश में आए तो सर्वप्रथम उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। यहाँ के निवासियों को उन्होंने हिंदू नाम दिया, जो सिंधु का ही एक अपभ्रंश है। हिंदुओं के देश को उन्होंने हिंदुस्तान कहा और यही नाम प्रचलित हो गया। मतलब समझ लीजिए, जब ईरान से या फिर तुर्किस्तान के एरिए से जब लेखक, लुटेरे, विदेशी आक्रमणकारी भारत में आते हैं तो सबसे पहले कहाँ प्रवेश करते हैं, पाकिस्तान के जो सिंधु नदी है उसी के आसपास क्षेत्रों में प्रवेश किया। पहले तो पाकिस्तान भारत में ही था, तो जब उन्होंने पाकिस्तान के सिंधु घाटी में प्रवेश किया तो सिंधु घाटी के आसपास के जो लोग थे उनको उन्होंने हिंदू कहा। मतलब सिंधु के आसपास के लोग हिंदू कहलाए। ये किसने कहा, मध्यकालीन शासकों ने, लुटेरों ने कहा, और उनके देश को हिंदुस्तान कह दिया।
अब जो ये हिंदू शब्द है ये सिंधु का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई हिंदू शब्द सिंधु का अपभ्रंश है। अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ रूप। तो ये आपको पता चल गया कि प्राचीन काल में हमारे देश का नाम भारतवर्ष था। मध्यकालीन लेखकों और शासकों लिटेरे ने क्या नाम दिया, तो इन्होंने नाम दिया हिंदुस्तान। लेकिन अब जो आधुनिक में इसका नाम है इंडिया, तो ये नाम किसने दिया, अंग्रेज़ों ने दिया। यहाँ देखिए अंग्रेज़ों ने भारत को इंडिया कहा। अब कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाता है, मैंने भी देखा है कि लिखा होता है कि यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। देखिए सही बात तो ये है कि यूनानियों ने भारत को इंड कहा था। क्या कहा था, इंड। चूँकि वे लोग सिंधु नदी को इंडस रिवर कहते थे। इंडस, यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडस रिवर कहते थे। तो इंडस रिवर के आसपास के जो लोग हैं उनको इंड कहा उन्होंने, इंडिया नहीं कहा था, इंड कहा था। बाद में जब अंग्रेज़ आए तो उनको भारत कहने में प्रॉब्लम होती थी, मतलब भारत शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, हिंदुस्तान भी नहीं बोल पाते थे, इसलिए उन्होंने कहा इंडिया। इंडिया कहने में उनको आसानी होती थी अंग्रेज़ों को, इसलिए उन्होंने कहा। तो ये तो मैंने अभी 1-2 मिनट आपसे सामान्य परिचय के बारे में बात किया कि भारत का नाम कैसे पड़ा। हालांकि और भी बहुत सारे इसके नाम हैं, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। अब जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। तो देखिए यहाँ पर मैंने मैप लगा दिया है और ये PDF भी आपको मिल जाएगा, तो उसमें स्पष्ट रहेगा। मैप को आराम से देख के आप पढ़िएगा। अगर आपके पास कोई मैप है भारत के भूगोल, मतलब भारत के भूगोल का, या फिर उसमें अगर भारत का नक्शा ही बना हुआ है, मानचित्र बना है, तो उसको आप खोल लीजिए, क्योंकि मैं जो चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं काम लगेगा। तो इसलिए पहले आप भारत का एक मानचित्र खोल लीजिए, जो कि राजनीतिक मानचित्र होना चाहिए, जिसमें विभिन्न राज्यों का नाम दिया हो तो ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको बताया है। देखिए भारत की स्थिति यहाँ पर बताई गई है किस लेवल पर, ग्लोब लेवल पर, यानी ग्लोब या हम कहें पूरे पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी पर भारत कहाँ स्थित है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक मैप बना करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए, मैप तो नहीं बना सकता लेकिन एक आपको डायग्राम बना सकता हूँ। ये पृथ्वी है और पृथ्वी को हम ऐसे विभक्त कर देते हैं, यानी ऊपर वाला नॉर्थ पोल हो गया, यानी कि एक प्रकार से उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो ये तो हमने ऊपर नीचे यानी कि उत्तर दक्षिण में बांट दिया पृथ्वी को। लेकिन एक बंटवारा इसका और हो सकता है, इस तरीके से एक बंटवारा हो सकता है। तो अब हम इसको बोलेंगे वेस्ट यानी कि पश्चिमी गोलार्ध, और इसको ईस्ट यानी पूर्वी गोलार्ध। तो 4 गोलार्ध हो गए। अगर हम उत्तर दक्षिण में बांटेंगे तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मिलेंगे। अगर हम पृथ्वी को पूरब पश्चिम में बांट दिया जाए तो पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो अब भारत स्थित कहाँ है, भारत दरअसल स्थित है इस वाले खाने में। भारत कहाँ स्थित है, ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। भारत यहाँ पर स्थित है। तो ये क्या है, अब देखिए ये कौन सा गोलार्ध है, ये साउथ में। देखिए यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ में है, क्योंकि अगर हम ये वाली लाइन देखें तो ये नॉर्थ में चला जाता है, अगर ये वाली लाइन देखें तो ईस्ट में चला जाता है। यानी कि हम कुल मिलाकर कह सकते हैं भारत जो है वो नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में, नॉर्थ ईस्ट। तो वही यहाँ पर लिखा है कि भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, वहाँ पर ऑप्शन रहेगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, ऐसे करके रहेगा। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर यहाँ है देखिए, क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां तथा जनसंख्या में चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। मतलब दूसरा बड़ा देश है या दूसरा स्थान है, जो कुछ भी कह लीजिए। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। पहला किसका है, रूस का।
ओके, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। तो ये देखिए 1-2 हो सकता है क्रम इधर उधर हो गया, लेकिन मेरा मानना है कि मैंने सही बताया। तो ये भारत का क्षेत्रफल में स्थान है 7वां। अगर हम बात करें जनसंख्या में तो चीन का पहला स्थान आता है, फिर दूसरे स्थान पर भारत आ जाता है। और भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। भारत, अगर आपने देखा मैप आपके पास खुला होगा, तो भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय रहती है। ओके, अब देखिए मैं मैप नहीं बना पाऊँगा यहाँ, लेकिन भारत की आकृति कुछ इस प्रकार रहती है, चतुष्कोणीय। अब यहाँ देखिए भारत का क्षेत्रफल, ये वाला पॉइंट देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी पृथ्वी पर जितना भौगोलिक क्षेत्र है, हम पूरे पृथ्वी की बात करें, उसका कितना प्रतिशत है? 2.4%। क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये एकदम सही डाटा है। भारत की उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई देखें तो 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम लंबाई देखें तो 2933 किलोमीटर। आप मैप खोले रहिए तभी आपको समझ में आएगा। इंडिया का मैप हो तो आप खोले रहिए और वहाँ भारत का मैप ज़रूर खोलिए। यहाँ पर आप भारत का मैप अगर ऐसे बनाएंगे, देखिए ये मैं नहीं बना पाऊँगा, यहाँ बहुत ही हाथ से नहीं बन रहा है। कोई अगर पेन होता तो उससे बन जाता। तो भारत की उत्तर से दक्षिण अगर लंबाई देखें, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर है, नीचे कन्याकुमारी, अगर इसकी लंबाई देखें तो 3214 किलोमीटर। अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई देखेंगे तो 2933 किलोमीटर है। अब यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर ये चीज़ें आपको याद नहीं होती, कंफ्यूज कर देती हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देखिए जब ये मैं भौतिक भूगोल आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि अक्षांश देशांतर क्या होता है। अब ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। मैप होता तो मेरे पास मैं समझा भी देता कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट, इसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है इसका देशांतरीय विस्तार। तो ये आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तभी आपको याद होगा, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। कभी कभी तो मैं भी इसको भूल जाता हूँ, कन्फ्यूज़न हो जाता है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब यहाँ है भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर लगभग, ये लगभग में है। ओके, क्योंकि कहीं कहीं आपको लिखा होता है 15,106 दशमलव कुछ किलोमीटर, मतलब वहाँ 100 लगा होता, लेकिन यहाँ टोटल 200 कर दिया गया है। तो लगभग ये डाटा सही है। ज़्यादातर बुकों में आपको यही मिलेगा। सॉरी, ये क्या हो गया? भारत के समुद्री सीमा की कुल लंबाई 7517 किलोमीटर है। कहीं कहीं इसमें भी आपको थोड़ा अलग मिल सकता है, 7516.6 किलोमीटर ऐसा लिखा मिलता है। लेकिन अगर हम एक लगभग की बात करें कि लगभग कितना है तो 7517 किलोमीटर ये जलीय सीमा है, समुद्री सीमा। भारत का जो आप प्रायद्वीपीय भारत देखेंगे मैप में तो पूरा समुद्र से टच करता है प्रायद्वीपीय भारत, तो वो उसकी समुद्रीय जल सीमा है। तो उसकी जो लंबाई है वो 7517 किलोमीटर है। अगर हम स्थल भाग की बात करें तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। फिर भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है,
यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, या ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो जो निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो हम इसको टोटल कहते हैं, लेकिन वास्तव में अंडमान अलग द्वीप है, निकोबार अलग है। तो जो निकोबार द्वीप समूह है उसी पर स्थित है हमारा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। हालांकि ये डूब चुका है अब, लेकिन फिर भी हमारा दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल। फिर यहाँ है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये सबसे पूर्वी बिंदु है, मतलब इसके बाद भारत की सीमा खत्म हो जाती है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। क्या? गुहार मोती, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। फिर यहाँ है भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये अपडेट होता रहता है, मतलब राज्य कभी कभी बनते हैं, कभी कभी 2 राज्य मिलकर एक हो जाते हैं। तो वर्तमान की बात करें तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान की। ये एक्यूरेट डाटा है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ये जनसंख्या की दृष्टि से बात कर रहे हैं। जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। सबसे कम सिक्किम की है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, सबसे छोटा लक्षद्वीप। सॉरी, ये वाइट हो गया है, इसको मैं ब्लैक करता हूँ। तो जनसंख्या की दृष्टि से हम सबसे बड़ा राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य सिक्किम। लेकिन अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से लक्षद्वीप। तो ये तो जनसंख्या वाली बात हो गई। अब यहाँ हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन चूंकि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो अब सबसे बड़ा राज्य हो गया राजस्थान। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे छोटा लक्षद्वीप। देखिए, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे छोटा लक्षद्वीप है, चाहे जनसंख्या के हिसाब से हो या क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो दिल्ली है। ये केंद्र शासित प्रदेशों की बात हम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपको, कम से कम 2 बार आपको पढ़ना है इस नोट्स को। फिर यहाँ कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भी जाने रहिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये राज्य कौन कौन से हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आप इसको जोड़े में याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, जोड़े बना करके। जैसे गुजरात और राजस्थान ये दोनों पास पास में हैं। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैंने बताया पहले ये एक ही राज्य थे, अलग अलग हो गए, तो 4 हो गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। झारखंड, पश्चिम बंगाल ये दोनों पास पास में हैं। फिर त्रिपुरा, मिजोरम ये भी दोनों पास पास में। तो जोड़ा बना करके याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। फिर यहाँ मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री
हमारी पूर्वी देशांतर रेखा है उसको हमने भारत का मानक समय रेखा माना है। ओके, तो हो सकता है ये नोट्स में मैंने ना लिखा हो, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, जो कि हमारे देश के एकदम मध्य से होकर गुजरती है, उसको हमने भारत का मानोत्तर समय रेखा माना गया है, या भारत का मानक समय रेखा माना गया है। ओके, तो कर्क रेखा भारत के ऐसे मध्य से गुजरती है, मतलब पूरब से पश्चिम, और जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री वो भी भारत के मध्य से गुजरती है, लेकिन वो उत्तर दक्षिण होकर के गुजरती है। तो ये दोनों रेखाएं जहाँ पर काटती हैं वो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, ये नोट्स मैंने बनाया है जो 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर यहाँ है मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में छत्तीसगढ़ को काटती हैं, मैंने बताया छत्तीसगढ़ में काटती हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो भारत की जलीय सीमा है वो 7517 किलोमीटर है। तो जलीय सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, यानी कौन कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से टच करते हैं, समुद्र की सीमा को छूते हैं। तो ये देखिए, भारत में 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्र तटीय रेखा से मिलती हैं। गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी तथा सबसे छोटी गोवा की है। अब ये देखिए, समुद्र तट रेखा वाले राज्य, यानी किन किन राज्यों की तट रेखा समुद्र से मिलती है उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। आप पश्चिमी छोर पर आ जाइए, वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। तो पश्चिमी छोर पर पहले गुजरात मिलेगा, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, उसके नीचे कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं, 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से मिलती है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये तो राज्य हो गए जिनकी सीमाएं समुद्र से मिलती। अब यहाँ कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से मिलती हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा पुदुचेरी, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये दोनों तो एकदम हिंद महासागर में ही स्थित हैं। मतलब यहाँ जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के पास, और लक्षद्वीप ये अरब सागर में, यानी कि दोनों लगभग हिंद महासागर में स्थित हैं। दमन द्वीप तो आप जानते ही हैं, और पुदुचेरी ये भी समुद्र के पास ही स्थित है। तो इनकी भी सीमाएं समुद्र से लगती हैं। फिर यहाँ है उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से, यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ी है। तो अगर हम टोटल की बात करें तो भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश, टोटल बात करें तो उसकी सीमाएं 9 राज्यों से जुड़ती हैं, जिनमें एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी शामिल है। अगर हम दिल्ली को निकाल दें तो जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं 8 राज्यों से मिलती हैं। तो इसको आप मैप में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, मैप खोलिए देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैप लगाना संभव नहीं है। अब मैं मैप के साथ ही पढ़ाऊँगा या फिर आपको नोट्स के साथ पढ़ा सकता हूँ, दोनों एक साथ नहीं, क्योंकि ये कंप्यूटर नहीं है। तो भारत के जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी सीमाएं 8 राज्यों से मिलती है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आप देख लीजिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं। इनमें सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ, सबसे छोटी सीमा
हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। ओके, जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, तो मध्य प्रदेश के साथ। सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ। और ये आज का लास्ट पॉइंट है, पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी या इसको पांडिचेरी कहीं कहीं कहते हैं, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है। यनम, यानी कि ये जो पांडिचेरी है या पुदुचेरी है, इसके 3 भाग हैं। तो इसका एक भाग यनम ये आंध्र प्रदेश में है, कराईकल तमिलनाडु में है, माहे केरल में है, और पुदुचेरी तो पुदुचेरी में ही है। तो इसके 3 भाग याद रखिए, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु और माहे केरल, और एक मूल पुदुचेरी। तो इन 4 क्षेत्रों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का निर्माण किया गया है। ओके, तो ये मैंने आज आपको बेसिकली भारत के भूगोल के बारे में एक प्रकार से भारत का परिचय बताया। अब यहाँ पर जो अगर हम बात करें अगला वीडियो किस पर होगा, तो अगला वीडियो मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर पड़ोसी देशों के बारे में कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनकी सीमाएं कैसे लगती हैं, कितनी कितनी लंबी सीमाएं हैं, और रेखाएं कौन कौन सी हैं 2 देशों के बीच। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। कितने राज्य किन देश से सीमा बनाते हैं, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वाले वीडियो में। तो वो भी एक प्रकार से भारत का सामान्य परिचय ही होगा, इसका दूसरा पार्ट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई आज की, तो अब इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए।